नमस्कार। कल हमने ट्रिपल सी की एंट्रीज के बारे में पढ़ा, यानी वेराइटीज ऑफ ट्रिपल सी की एंट्रियों के बारे में पढ़ा, यानी प्रविष्टियों के प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए AACR2 के बारे में पढ़ेंगे। और पहले देखते हैं AACR2 फर्स्ट क्या थी, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट क्या था, उसके बारे में पहले देखते हैं। तो आप हेडिंग लगा दीजिए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट। कब आया था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट? 1967 के अंदर। 1967 के अंदर आया था। इसको तैयार किसने किया था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल को? तो इसको तैयार करने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया। इसको किसके द्वारा तैयार किया गया? ALA और कनाडियन लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा इसको तैयार किया गया। और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट, ये पेरिस प्रिंसिपल यानी पेरिस सिद्धांत या पेरिस प्रिंसिपल कह सकते हैं आप। पेरिस प्रिंसिपल पर आधारित था। पेरिस प्रिंसिपल क्या था? पेरिस प्रिंसिपल हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल यानी ICCP। पेरिस प्रिंसिपल हुआ था 1961 के अंदर। कब हुआ था? 1961 के अंदर हुआ था। इसकी फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉग ऑफ प्रिंसिपल। तो ये पेरिस प्रिंसिपल पर आधारित था। पेरिस प्रिंसिपल ऑन ICCP। पेरिस प्रिंसिपल कहाँ पे हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। तो इसको लेकर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ICCP की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और ये डेट को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उस समय इसके सचिव कौन थे इस पेरिस प्रिंसिपल के, यानी ICCP इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल के सचिव कौन थे? AH चैपलिन। कौन सचिव थे? AH चैपलिन। कौन सचिव थे? AH चैपलिन। तो ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट 1967 में आई थी और इसको तैयार करने अमेरिकन लाइब्रेरी ALA तथा कनाडियन लाइब्रेरी तथा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने सब मिलकर एक तैयार किया था रूल। और ये पेरिस प्रिंसिपल पर आधारित थी। और ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल पेरिस प्रिंसिपल पर आधारित थी। और पेरिस प्रिंसिपल ICCP पर एक सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी। ऑन कब हुई थी? 1961 के अंदर। और इसके सचिव कौन थे? AH चैपलिन। इसके सचिव थे AH चैपलिन। अब देखिए, ये क्या थी? एक तरह से डिक्शनरी कैटलॉगिंग थी, लेकिन ये वर्गीकृत सूची के लिए भी नियम प्रदान करती थी। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये एक डिक्शनरी कैटलॉगिंग थी और लेकिन ये वर्गीकृत सूची के लिए भी यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग के लिए भी नियम प्रदान करती थी। प्रकाशित हुई थी ACCR फर्स्ट। कितने संस्करण में प्रकाशित हुई थी? 2 संस्करण में प्रकाशित हुई थी। 2 संस्करण में ये प्रकाशित हुई थी। ये 2 संस्करण में प्रकाशित हुई थी। 2 संस्करण में प्रकाशित। कौन कौन से थे 2 संस्करण? एक ब्रिटिश टेक्स्ट था, ब्रिटिश टेक्स्ट, जिसके नियम कितने थे? 216 नियम थे। ब्रिटिश टेक्स्ट के कितने नियम थे? 216। और अमेरिकन टेक्स्ट के नियम कितने थे? यानी अमेरिकन टेक्स्ट। दूसरा कौन था? अमेरिकन टेक्स्ट के कितने नियम थे? 226 नियम थे। अमेरिकन टेक्स्ट के 226 नियम थे। तो ये भी नोट कर लेना आप भाई ACCR फर्स्ट के बारे में। ये 2 संस्करण में प्रकाशित हुई थी। तो ब्रिटिश टेक्स्ट के कितने नियम थे और अमेरिकन टेक्स्ट के कितने नियम थे? अब इसका 1956 से 62 तक इसका संपादन किसने किया था? प्रकाशन या इसका संपादन किसने किया था? एडिटर कौन था? यानी 1956 से 62 तक, यानी 1956 टू 1962 तक इस ACCR फर्स्ट का संपादक कौन था? यानी एडिटर कौन था? सैम्योर लुब्टस्की। कौन था? लुब्टस्की।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बोल सकते हैं सेम्योर लुटोत्स्की इसका संपादक था। इसका संपादक कौन था? सेम्योर लुटोत्स्की। और 1962 से 1965 तक इसका संपादक कौन था? ACCR फर्स्ट का एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल का, तो इसका संपादक था सी समनर स्पेल्डिंग। कौन था? सी समनर स्पेल्डिंग। तो ये भी आप नोट कर लेना। तो ये भी दोनों संपादक याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और एक ICCP प्रिंसिपल लेकर को, पेरिस प्रिंसिपल को लेकर भी क्वेश्चन मिल सकता है। अब ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, इसके 3 भाग थे, है ना? 3 भाग थे। कितने भाग थे इसके? 3 भाग थे। कौन कौन से 3 भाग थे? प्रथम भाग क्या था? प्रथम भाग में कितने अध्याय थे? अध्याय 5 थे। और नियम कितने थे? 132 नियम थे। और ये किससे संबंधित था? प्रथम भाग। प्रथम भाग एंट्री तथा हेडिंग से संबंधित था, यानी शीर्षक और प्रविष्टि से संबंधित था। प्रथम भाग किससे संबंधित था? शीर्षक और प्रविष्टि से संबंधित था। तो ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक बेसिक बात है, पॉइंट है, जो ACCR यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल को लेकर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो प्रथम भाग कितने अध्याय में था? 5 अध्याय में। और नियम कितने थे? 129 नियम थे। और एंट्री और किससे संबंधित था, या इसका नाम पूछ ले, या किससे संबंधित था? या एंट्री और हेडिंग से संबंधित था। और द्वितीय भाग में कितने अध्याय थे? 4 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 4 अध्याय थे। और नियम कितने थे इसके अंदर? 81 नियम थे। कितने नियम थे? 81 नियम थे इसके अंदर। और इस किससे संबंधित था? ये विवरणात्मक सूचीकरण से संबंधित था, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग से संबंधित था, विवरणात्मक सूचीकरण से संबंधित था, यानी डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग से संबंधित था। ये विवरणात्मक सूचीकरण से संबंधित था, विवरणात्मक सूचीकरण से संबंधित था। दूसरा भाग खत्म हो गया, तो आपने नोट कर लिया होगा। मैं इस प्रथम को मिटा रहा हूं। और तृतीय भाग क्या था इसका? तृतीय भाग क्या था? तृतीय भाग था इसका। तृतीय भाग में कितने अध्याय थे? अध्याय थे 6। और नियम कितने थे इस तृतीय भाग के अंदर? 81 नियम थे। इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए। द्वितीय भाग में 62 नियम थे। द्वितीय भाग में 62 नियम थे, अध्याय 4 थे। और इसमें तृतीय भाग में अध्याय 6 तथा नियम कितने थे? 81 नियम थे। तो ये थोड़ा सुधार कर लेना, इसमें 62 नियम लिख लेना। यहाँ 81 किसमें थे? तीसरे भाग के अंदर। 81 नियम किसमें थे? तीसरे भाग के अंदर। और इस अध्याय ये किससे संबंधित था? नॉन बुक मटेरियल से संबंधित था। NBM से, यानी नॉन बुक मटेरियल, यानी नॉन बुक मटेरियल से संबंधित था। तो ये अध्याय किससे संबंधित था? नॉन बुक मटेरियल से संबंधित था। तो ये तृतीय भाग नॉन बुक मटेरियल से संबंधित था। तो ये ऐसे भाग हो गए। इस प्रकार इसमें कुल कितने पृष्ठ थे? 400 पृष्ठ थे, है ना? पृष्ठ संख्या कितनी थी? 400। आप ये भी नोट कर लेना पॉइंट। ACCR फर्स्ट में पृष्ठों की संख्या 400 तथा टोटल नियम कितने हो गए? 272। पहले में 129, दूसरे में 62, और तीसरे में नियम थे 81। और पहले में अध्याय थे टोटल 5 अध्याय, दूसरे में 4 अध्याय, तीसरे में 6 अध्याय थे। इस तरह से आप ये 3 भागों में इसको बांटा था। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ACCR फर्स्ट को कितने भागों में बांटा था। ये सूची संहिता शोध पुस्तकालय के लिए थी, यानी शुरुआती तौर पे शोध पुस्तकालय के लिए था, लेकिन धीरे धीरे ये सार्वजनिक पुस्तकालय और सामान्य पुस्तकालय के लिए भी उपयोग किए जाने लगा। इस सूची संहिता में डायरेक्ट हेडिंग का प्रावधान किया गया। डायरेक्ट हेडिंग इन प्रिंसिपल ऑथर को बल दिया गया था। प्रिंसिपल ऑथर को बल देने का मतलब मेन एंट्री किससे बनेगी? लेखक से बनेगी, तो प्रिंसिपल ऑथर को बल दिया गया था। प्रिंसिपल ऑथर या लेखक के नाम पर बल ज्यादा दिया गया था, इसलिए इसे प्रिंसिपल ऑथर पर बल दिया गया। ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लेना ACCR फर्स्ट के। अब ACCR फर्स्ट इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैटलॉगिंग की सुविधा प्रदान नहीं करता है, यानी सब्जेक्ट कैटलॉगिंग यानी विषय के अनुसार सूचीकरण की नियम प्रदान नहीं करता था। तो इसके लिए आगे बढ़कर 1978 के अंदर क्या निकाल दिया? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 निकाला। कब निकाला था? 1978 के अंदर। तो ये ACCR फर्स्ट को खत्म कर दिया और उसकी जगह एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 निकाल दिया। कब निकाल दिया? 1978 के अंदर। इसको भी किसने निकाला था? LA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA UK वाली, और कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, इन चारों ने मिलकर
निकाला था, इन चारों ने मिलकर इसको निकाला था। और इसका रिवाइज एडिशन आया था, आपको पूछ ले, रिवाइज एडिशन पूछ ले 1988 के अंदर। एसीसीआर फर्स्ट, एसीसीआर 2 का रिवाइज एडिशन कब आया था? 1988 के अंदर ये रिवाइज एडिशन आया था। अब देखिए एसीसीआर 2 को यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमावली के रूप में मान्यता कब मिली थी इसको? 1981 के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमावली के रूप में इसको मान्यता कब मिली थी? एसीसीआर 2 को 1981 के अंदर। इम्पोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमावली के रूप में इसे कब मान्यता मिली थी? 1981 के अंदर इसे मान्यता दी गई थी। ये मार्क प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करती थी, ये भी पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि एसीसीआर 2 किसको सपोर्ट करती थी? मार्क प्रोजेक्ट को भी, मशीन इन रीडेबल कैटलॉगिंग को भी सपोर्ट करती थी, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग को भी सपोर्ट करती थी, मार्क प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करती थी। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना, ये मार्क प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती थी। और इसमें नॉन बुक मटेरियल एनबीएम के लिए भी विस्तृत नियम प्रदान किए गए थे, यानी विस्तृत नियम प्रदान किए गए थे। नॉन बुक मटेरियल के लिए भी नियम प्रदान किए गए थे। ये बेसिक बातें हैं, प्रदान किए गए थे, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मैंने एसीसीआर फर्स्ट और एसीसीआर 2 की बेसिक बातें आपको बता दी। अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एसीसीआर 2 के अंदर अपन एंट्री बनाना सीखते हैं। तो आप हेडिंग लगा दीजिए टाइप्स ऑफ एंट्रीज ऑफ एसीसीआर 2, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अनुसार प्रविष्टियों के प्रकार, कितने प्रकार की प्रविष्टियां होती हैं। तो आप हेडिंग लगा दीजिए टाइप्स ऑफ एंट्रीज ऑफ एसीसीआर 2, यानी एंग्लो, इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2, है ना। इसको एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 कहते हैं। एसीसीआर 2 के अनुसार प्रविष्टियां के प्रकार, तो आप ये हेडिंग लगा दीजिए। एसीसीआर 2 के अनुसार प्रविष्टियों के कितने प्रकार होते हैं। जिस तरह से अपने ट्रिपल सी के अनुसार एंट्रियों के प्रकार पढ़े, उसी प्रकार हमें आगे एसीसीआर 2 के अनुसार एंट्रियों के प्रकार पढ़ने हैं। तो देखिए एसीसीआर 2 के अनुसार एंट्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है मेन एंट्री, मेन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि, मेन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि। दूसरी एंट्री होती है एडेड एंट्री, दूसरी एडेड एंट्री यानी सहायक प्रविष्टि, या आप इतर प्रविष्टि भी कहते हैं। तीसरी एंट्री होती है इसमें रेफरेंस एंट्री, यानी निर्देश प्रविष्टि। इसको क्या कहते हैं? निर्देश प्रविष्टि। आप नोट करना चाहिए इसके नीचे, तो निर्देश प्रविष्टि लिख देना। और ये सहायक प्रविष्टि एडेड एंट्री, और ये मेन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि। अब देखिए एडेड एंट्री कितने प्रकार की होती है इसमें एडेड एंट्री 5 प्रकार की होती है। एसीसीआर 2 के अनुसार एडेड एंट्री कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली एडेड एंट्री होती है सब्जेक्ट एडेड एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री यानी विषय प्रविष्टि। क्योंकि देखिए मैं आपको कंपैरिजन करके पढ़ाता हूँ, दोनों में कंपेयर करता हूँ, ट्रिपल सी और एसीसीआर 2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल और क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड में दोनों में कंपैरिजन करके कंपेयर करके बताता हूँ। उसमें देखिए उसमें एडेड एंट्रियां 4 ही थी ट्रिपल सी में, इसमें एडेड एंट्रियां 5 है। 5 एडेड एंट्री, एक एक्स्ट्रा कौन सी? सब्जेक्ट एडेड एंट्री। सब्जेक्ट इसलिए आई क्योंकि ट्रिपल सी में मेन एंट्री किससे बनती थी? कॉल नंबर से बनती थी, लेकिन एसीसीआर में मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल में मेन एंट्री किस में बनेगी? वो बनेगी ऑथर नेम से, ऑथर से मेन एंट्री बनेगी। तो ऑथर की मेन एंट्री होगी, लेकिन सब्जेक्ट की कई एंट्री नहीं बन पाती है, तो इसलिए सब्जेक्ट का नाम नहीं आता मेन एंट्री में, इसलिए अपने सब्जेक्ट एंट्री बनाने की जरूरत होती है। और इसको
डिक्शनरी कैटलॉगिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मेन एंट्री किससे बनती है, ऑथर नेम से बनती है, अल्फाबेट से बनती है, ऑथर नेम से डिक्शनरी शब्दकोशीय सूची बनती है। इसे शब्दकोशीय सूची से मेन एंट्री बनती है, इसलिए इसे शब्दकोशीय सूची भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वो हैरान करने वाली बात नहीं होगी जब ASCR2 की जगह यहाँ डिक्शनरी कैटलॉगिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हेडिंग इस तरह से भी हो सकती है, टाइप ऑफ एंट्री जो डिक्शनरी कैटलॉगिंग है, शब्दकोशीय सूची के प्रकार, क्योंकि इसी को ही शब्दकोशीय सूची कहते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट एंट्री है, विषय प्रविष्टि। दूसरी प्रविष्टि होती है ज्वाइंट ऑथर, यानी सकारक ऑथर के रूप में, सकारक रूप में ऑथर आते हैं, ज्वाइंट के रूप में ऑथर आते हैं, 2-3 ऑथर साथ आते हैं, तो उस तरह से एंट्री बनाएंगे हेडर एंट्री। तीसरी होती है वही टाइटल एंट्री, यानी अक्षय प्रविष्टि। चौथी वही कोलिब्रेटर एंट्री, यानी सहकारक एंट्री। बाकी वही सेम प्रकार है। देखिए उसमें क्या था, सिंगल ऑथर जाता था, सीधे ऑथर की एंट्री यहाँ पे बनाते थे सीधे। ये देखो ये तो वापस वही है, ट्रिपल सी वाली ऑथर एंट्री, टाइटल एंट्री, कोलिब्रेटर एंट्री और लास्ट एंट्री होगी 5वीं सीरीज एंट्री। तो इस तरह से आप दोनों में कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो समझने में आसानी होगी। अब देखिए वही कोलिब्रेटर जो मैंने ट्रिपल सी के अंदर बताया, कोलिब्रेटर में कोई चेंजेस नहीं है। कोलिब्रेटर पहला हो गया एडिटर, दूसरा ट्रांसलेटर, तीसरा इलिस्ट्रेटर यानी चित्रकार, और चौथा रिवाइजर, और पांचवा कंपाइलर। तो ये पांचों कोलिब्रेटर आप वापस नोट कर लेना, जो मैंने ट्रिपल सी के अंदर पढ़ा है वही कोलिब्रेटर के प्रकार है। तो अब रेफरेंस एंट्री कितने प्रकार की होती है वो मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ। रेफरेंस एंट्री कितने प्रकार की होती है? रेफरेंस एंट्री 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी रेफरेंस एंट्री होती है? तो पहला लिखा रहा हूं मैं रेफरेंस एंट्री सी रेफरेंस। सी रेफरेंस, सी रेफरेंस का मतलब हो गया, सी रेफरेंस मतलब देखिए निर्देश। क्या हो गया? देखिए निर्देश, देखिए निर्देश। दूसरा हो गया सी आल्सो रेफरेंस, सी आल्सो रेफरेंसिंग, इससे भी देखिए निर्देश। तो इसके नीचे आप लिख देना इससे भी देखिए निर्देश। और चौथा होता है टाइटल नेम रेफरेंस, यानी अख्या नाम निर्देश, अख्या नाम निर्देश। और तीसरा हो गया और चौथा है एक्सप्लानेटरी रेफरेंस, यानी व्याख्यात्मक निर्देश। इसको क्या कहते हैं? व्याख्यात्मक निर्देश, एक्सप्लानेटरी निर्देश यानी व्याख्यात्मक निर्देश। तो ये एंट्रीज के मैंने टाइप बता दिए आपको। मेन एंट्री, इसमें ध्यान रखना ASCR एंड एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अनुसार एंट्री 3 प्रकार की होती है, मेन एंट्री, एडेड एंट्री और रेफरेंस एंट्री। और एडेड एंट्री मैंने बता दिया आपको, सब्जेक्ट एंट्री यानी विषय प्रविष्टि, ज्वाइंट ऑथर एंट्री, टाइटल एंट्री, कोलिब्रेटर एंट्री, सीरीज एंट्री। कोलिब्रेटर मैंने 5 प्रकार के वही ट्रिपल सी वाले वापस नोट करने हैं आपको, ट्रांसलेटर, इलस्ट्रेटर और कंपाइलर, रिवाइजर और लास्ट था और एडिटर। लास्ट क्या था? एडिटर यानी संपादक। तो ये 5 प्रकार के कोलिब्रेटर हो गए थे। सी रेफरेंस, सी आल्सो रेफरेंस, टाइटल नेम रेफरेंस और एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस, ये 4 प्रकार की रेफरेंस एंट्री होती है। इसे कहते हैं निर्देश प्रविष्टि। आप ये भी नोट कर लेना, ये निर्देश प्रविष्टि होती है। तो अब एक एक के बारे में, एंट्री के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए मेन एंट्री। मेन एंट्री हेडिंग लगा दीजिए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल के अनुसार मेन एंट्री में अंकित सूचना, यानी मेन एंट्री में कौन कौन सी सूचना अंकित की जाती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग के अनुसार। तो हेडिंग लगा दीजिए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अनुसार मेन एंट्री में अंकित सूचना। मेन एंट्री में कौन कौन सी सूचना अंकित की जाती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अनुसार? देखिए एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग के अनुसार और मेन एंट्री में अंकित सूचना या स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री, ये भी हेडिंग लगा सकते हो, यानी बनावट है मेन एंट्री की सूचना में किस प्रकार संरचना की बनावट है। मेन एंट्री की संरचना, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल के अनुसार मेन एंट्री की संरचना भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एंग्लो अमेरिकन के अनुसार, कैटलॉगिंग रूल के अनुसार मेन एंट्री में अंकित सूचना। तो देखिए सबसे पहले किस प्रकार की सूचना अंकित की जाती है मेन एंट्री में, वो बताता हूं।
देखिए ये कैटलॉगिंग कार्ड हो गया, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन हो गई, सेकेंड वर्टिकल लाइन हो गई, ये लीडिंग लाइन हो गई। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल के अनुसार मेन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं। तो 8 सेक्शन इसमें होते हैं। और ट्रिपल सी में कितने सेक्शन थे? 6 सेक्शन थे। और इसमें कितने सेक्शन होते हैं? 8 सेक्शन होते हैं। इसमें पहला सेक्शन कौन सा होता है? इसमें एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 में पहला सेक्शन होता है कॉल नंबर सेक्शन। क्या होता है? कॉल नंबर सेक्शन। पहला सेक्शन क्या होता है? कॉल नंबर सेक्शन। तो आप नोट कर लेना साथ साथ और लिखते भी जाना। मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा और ये बातें लिखते जाना आप। कॉल नंबर सेक्शन कहाँ पे अंकित किए जाते हैं? तो देखिए कॉल नंबर सेक्शन लीडिंग लाइन के ऊपर लेफ्ट मार्जिन में अंकित किए जाते हैं, यानी फर्स्ट वर्टिकल लाइन से इधर लीडिंग लाइन के ऊपर और लेफ्ट मार्जिन में अंकित किए जाएंगे कॉल नंबर। और कॉल नंबर सेक्शन में कॉल नंबर अंकित किए जाएंगे। इसमें कॉल नंबर पेंसिल से लिखो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार आप पेंसिल से लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा इसमें रूल लिखा हुआ है। दूसरा इसमें सेक्शन होता है हेडिंग सेक्शन। दूसरा सेक्शन होता है हेडिंग सेक्शन। तो देखिए आप ध्यान रखना, हेडिंग सेक्शन इसमें कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट वर्टिकल लाइन से। हेडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्टिकल लाइन से। शीर्षक अनुच्छेद इसे कहते हैं, शीर्षक अनुच्छेद। और यहीं पे ट्रिपल सी से आप कंपेयर करोगे तो ट्रिपल सी में फर्स्ट वर्टिकल लाइन से लीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता था, जिसमें कॉल नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, इसमें यहाँ पे। आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ना, जब भी पढ़ो ना दोनों को साथ करके पढ़ना, तो इसलिए आपको कंपेरिजन करने में समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोनों को कंपेयर करोगे तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो फंडामेंटल सब आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके एक एक फंडामेंटल चीज आपको, बेसिक बातें क्लियर हो जाएगी दोनों एंट्रीज की। तो हेडिंग सेक्शन, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, हेडिंग सेक्शन में किसकी सूचना अंकित की जाती है? लेखक के बारे में। वही हेडिंग सेक्शन में लेखक के बारे में सूचना अंकित की जाती है, यानी हेडिंग सेक्शन लेखक के बारे में सूचना अंकित की जाती है। जैसे किस प्रकार सूचना अंकित करेंगे लेखक की, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे कोई लेखक है, ग्रंथ आया है रमेश शर्मा, जिसकी हमें डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 1950 और डेट ऑफ डेथ दे रखी है 2010। इसकी डेट ऑफ डेथ हमें दे रखी है। मैंने कोई एग्जांपल उठाया है। तो इस तरह से आप किस प्रकार इसे हेडिंग सेक्शन में लिखेंगे? तो सबसे पहला काम रहता है आपको एंट्री एलिमेंट लिखना। एंट्री एलिमेंट में क्या लिखते हैं? लेखक का सरनेम लिखते हैं। और सरनेम किस प्रकार लिखेंगे एंट्री एलिमेंट में? स्मॉल, इसमें पूरे ही हेडिंग सेक्शन के स्मॉल लेटर ही प्रयोग आएंगे और ट्रिपल सी में कैपिटल लेटर प्रयोग किए थे। और इसमें देखना शर्मा, यानी सरनेम उसमें कैपिटल लेटर से लिखा था, इसमें स्मॉल लेटर से शर्मा, फिर कोमा लगा के एंट्री एलिमेंट के बाद में सेकेंडरी एलिमेंट गौण पद में क्या आएगा? नाम रमेश, कोमा के बाद उसका जन्म वर्ष 1950, हाइफन का प्रयोग करते हुए उसका मृत्यु वर्ष 2010 और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग। इस प्रकार ये एंट्री का प्रयोग कहाँ करेंगे? हेडिंग सेक्शन में। ये एंट्री कहाँ लिखेंगे? हेडिंग सेक्शन में। नोट कर लेना आप, नीचे इसको भी नोट कर लेना साथ साथ। हेडिंग सेक्शन में किस तरह से आप लेखक का नाम अंकित करेंगे, तो इस तरह से आपको लेखक का नाम अंकित करेंगे। मैंने पहले भी बता चुका हूं, अगर हमारे पास ये जन्म वर्ष उपलब्ध नहीं है तो हम अंत में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंट्री को ओपन समझा जाएगा। अगर हमारे पास मृत्यु डेट भी नहीं, अभी तक लेखक जीवित है, तो मृत्यु डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मृत्यु डेट उपलब्ध नहीं होगी, तो हम सिर्फ हाइफन लगा के छोड़ देंगे और पीछे फुल स्टॉप भी हटा देंगे, तो हाइफन लगा के छोड़ देंगे। इस तरह से अपन नोट करेंगे। तो ये भी आप, और अभी अपन ये भी ध्यान रखना, और अभी हमारे पास ये मृत्यु वर्ष की सूचना उपलब्ध है। तो इस तरह से आप इस हेडिंग सेक्शन में लेखक की सूचना अंकित करेंगे। तो आप साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखते जाना कि हेडिंग सेक्शन में क्या क्या सूचना अंकित करेंगे और किस प्रकार, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। अब तीसरा सेक्शन होता है टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन। तीसरा सेक्शन का नाम क्या है? टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन। और टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? सेकेंड वर्टिकल लाइन या सेकेंड इंडेंटेशन लाइन से। इसमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हेडिंग सेक्शन, एकमात्र हेडिंग सेक्शन ही फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट होता है। बाकी सभी टाइटल, इम्प्रिंट सेक्शन और सब कुछ कैसे स्टार्ट होगा? सेकेंड वर्टिकल लाइन से। जितने भी सेक्शन आएंगे वो सब सेकेंड वर्टिकल लाइन से स्टार्ट होगा।
अब देखिए टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में किस प्रकार की सूचना अंकित करेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे देखिए टाइटल सेक्शन, सबसे पहले टाइटल सेक्शन में क्या आएगा, मेन टाइटल। तो आप क्या अंकित करेंगे, मेन टाइटल। जो भी मेन टाइटल होगा वो मेन टाइटल अंकित करेंगे। मेन टाइटल अंकित कर दिया। मेन टाइटल के साथ कोई पैरेलल टाइटल हो तो उसको जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, नियोजित चिन्ह के रूप में इक्वल टू का यूज करते हुए क्या नोट करेंगे यहाँ पे, पैरेलल टाइटल, यानी समांतर अख्या हो, पैरेलल टाइटल नोट करेंगे। यहाँ पे पैरेलल टाइटल लिखेंगे इस तरह से। पैरेलल टाइटल क्यों लिखा जाता है, यानी मेन टाइटल तो क्या होता है, ग्रंथ के जैसे मेन पृष्ठ पर लिखा होता है बुक के, वो लिखा जाता है। पैरेलल टाइटल को इसको दूसरी जन भाषा में अनुवाद किया जाता है। जैसे मेन टाइटल आया कॉलम क्लासिफिकेशन, इस तरह से कोई मेन टाइटल आया, कॉलम क्लासिफिकेशन नाम से कोई मेन टाइटल आया। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है दूसरी भाषा में, तो हिंदी में द्विगु बिंदु वर्गीकरण, यही अर्थ होता। तो इसको कॉलम क्लासिफिकेशन को यहाँ उतारेंगे, इक्वल टू का निशान लगाते हुए द्विगु बिंदु वर्गीकरण को यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से मेन टाइटल को पैरेलल टाइटल से जोड़ने के लिए योजक चिन्ह के रूप में किसका यूज करते हैं, इक्वल टू का। तो पहला इक्वेशन यही आएगा, मेन टाइटल को पैरेलल टाइटल से जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का यूज करते हैं। कॉलम कॉल सेक्शन कहाँ पे लिखा जाता है, हेडिंग सेक्शन कहाँ पे लिखा जाता है, हेडिंग सेक्शन में किसकी सूचना अंकित की जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर देखिए पैरेलल टाइटल के बाद कॉलम का चिन्ह लगाते हुए क्या लिखेंगे, सब टाइटल, यानी उप अख्या लिखेंगे, सब टाइटल। अगर पैरेलल टाइटल उपलब्ध नहीं हो तो डायरेक्ट मेन टाइटल उपलब्ध, मेन टाइटल के साथ सब टाइटल उपलब्ध हो तो सब टाइटल कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। अगर सब टाइटल उपलब्ध नहीं हो, पैरेलल टाइटल उपलब्ध है तो कॉलम के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसके कॉलम क्या है, इसके साथ इक्वल टू का निशान लगाते हुए मेन टाइटल के साथ सीधा जोड़ सकते हैं, मेन टाइटल के साथ सीधा जोड़ सकते हैं पैरेलल टाइटल। अब देखिए पैरेलल टाइटल के बाद कॉलम के साथ सब टाइटल, अब टाइटल का फंडा पूरा हुआ। इसके बाद इसी के अंदर टाइटल से आगे बढ़ते हुए टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये बॉडी ऑफ एंट्री कहलाता है। यानी किसी भी एंट्री की बॉडी ऑफ एंट्री कौन सा कहलाता है, क्वेश्चन पूछ रहे तो टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन ये पूरा बॉडी ऑफ एंट्री कहलाता है किसी भी प्रविष्टि का। अब देखिए अपन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, इसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू। ये निशान लगाएंगे यानी ये चिन्ह लगाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं और आपको बता रहा हूं इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। ये आडी रेखा होगी, इस तरह से रेखा खींचेंगे अपन, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू इस चिन्ह को बोलते हैं ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू चिन्ह बोलते हैं इसको। और इसके बाद क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में जानकारी देंगे हम किसकी, लेखक, संपादक और सहकारक की जानकारी देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में लेखक की जानकारी देंगे। अब लेखक से भले ही लेखक नाम से मेन एंट्री बन रही है तो भी टाइटल के अंदर अपन को लेखक का नाम एक बार और लिखना पड़ेगा, इसके अंदर ऐसा रूल है। तो इसमें क्या आएगा, लेखक का नाम आएगा, यानी लेखक का नाम। यहाँ पे क्या आएगा, ऑथर नेम। ऑथर नेम हो गया। ऑथर नेम को किससे जोड़ेंगे, बाई के द्वारा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन यानी ऑब्लिक्यू आगे लगेंगे बाई ऑथर नेम। जो भी ऑथर होगा, चाहे जैसे मान ले बुक आई रंगनाथन के ऑथर तो रंगनाथन लिख देंगे यहाँ पे। ऑथर नेम क्या आएगा, ऑथर नेम। तो यहाँ पे आएगा ऑथर नेम। ऑथर नेम के बाद सेमीकोमा का निशान लगा, मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे आप समझ ना, यहाँ पे मैं ये सेमीकोमा होगा, ऑथर के बाद सेमीकोमा लगा के फिर क्या लिखेंगे, एडिटर नेम। एडिटर नेम, अगर कोई एडिटर उपलब्ध है एडिटर। फिर सेमीकोमा लगा क्या लिखेंगे, कोलिब्रेटर। अगर कोई कोलिब्रेटर उपलब्ध हो तो कोलिब्रेटर का नाम लिख देंगे। फिर अपन क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे एडिशन नेम, यानी एडिशन कौन सा एडिशन है, इसका कौन सा संस्करण उपलब्ध दिया हुआ है कि भाई इसको ग्रंथ का छठा संस्करण है, 5 संस्करण, पहला संस्करण है, तो एडिशन के बारे में। उससे पहले योजक चिन्ह के रूप में, एडिशन से पहले योजक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, डॉट डैश का प्रयोग। याद रखना, डॉट डैश का प्रयोग। डॉट डैश का प्रयोग के पहले क्या, फिर बाद में क्या लगेंगे, एडिशन यानी संपादक। इसका संपादक आ गया एडिशन। एडिशन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे, इम्प्रिंट सेक्शन यानी प्रकाशक विवरण। ये तो टाइटल के बारे में पूरी जानकारी होगी, पूरी जानकारी टाइटल के साथ विद ऑथर हो गया, एडिटर हो गया, कोलिब्रेटर हो गया, एडिशन हो गया। उसके बाद
हाइपन लगाते हुए, यानी हाइपन का निशान लगाते हुए क्या लिखेंगे, स्थान, यानी किसका स्थान लिखेंगे, इस प्रकाशक का स्थान, यानी प्रकाशक का स्थान लिखेंगे। पब्लिकेशन पैलेस, यानी प्रकाशक स्थान, प्रकाशक का स्थान लिखेंगे किस योजक चिन्ह के साथ, हाइपन के साथ। फिर कॉलन का निशान लगाते हुए प्रकाशक का नाम, यानी जो पब्लिकेशन है, प्रकाशक है, प्रकाशन का नाम। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में पीयू भी कर रहा हूँ, यानी पब्लिशन लिख रहा हूँ, पब्लिकेशन नेम, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए आप समझ जाना, पब्लिशन नेम, यानी कॉलन के साथ जोड़ेंगे पब्लिशन नेम। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा निशान लगेंगे, कोमा का। कैसा निशान लगेंगे, कोमा का। आप ध्यान रखना, मेरे शब्दों पे ध्यान रखना, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो मेरे शब्दों पे ध्यान रखना कि यहाँ पे किसका निशान लगेंगे, कोमा का। कोमा के बाद क्या लिखेंगे, ईयर ऑफ पब्लिशन, पब्लिशन ईयर लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिशन ईयर, यानी प्रकाशक वर्ष, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, एनार्किया और प्रकाशक विवरण सूचना देंगे तीसरे सेक्शन के अंदर। सबसे पहले मेन टाइटल लिखेंगे। अगर कोई पैरेलल टाइटल हो जोड़ने के लिए तो योजक चिन्ह के रूप में किसका यूज करते हैं, इक्वल टू, योजक चिन्ह का रूप। पैरेलल टाइटल को सब टाइटल से जोड़ने के लिए कोलन का यूज करेंगे। उसके बाद स्लैश का यूज करके, यानी ऑब्लिक यू का यूज करके, अपन ऑब्लिक यू का यूज करके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लिखेंगे। इसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं पूरे को। इस पूरे यहां तक क्या कहते हैं, ऑथर और एडिटर नेम, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं स्टेटमेंट कहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, बाई द्वारा किसको जोड़ेंगे, ऑथर नेम को जोड़ेंगे। ऑथर नेम के बाद सेमीकोमा का यूज करेंगे। सेमीकोमा के बाद एडिटर नेम लिखेंगे। एडिटर नेम को सेमीकोमा का यूज करते हैं, कोलिब्रेटर नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोलिब्रेटर नेम। उसके बाद डॉट डैश का प्रयोग करते हुए एडिशन को जोड़ेंगे। एडिशन यानी संस्करण, 5वां, 6वां, 7वां, इस तरह से जो भी उस ग्रंथ का संस्करण उपलब्ध होगा हमारे पास, उसका यहाँ पे संख्या लिखेंगे। यानी किससे, डॉट डैश से। योजक चिन्हों का सबसे फंडा यहाँ पे योजक चिन्हों का ध्यान रखना, इसी में से लेकर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। और एडिशन के बाद डॉट का प्रयोग करेंगे अंत में। फिर हाइपन लगाकर पब्लिकेशन पैलेस लिखेंगे, यानी प्रकाशक का स्थान लिखेंगे। फिर कॉलन के साथ स्थान को नेम, और स्थान और नेम को किससे जोड़ेंगे, कॉलन से, यानी प्रकाशक का स्थान और प्रकाशक के नाम को किससे जोड़ेंगे, कॉलन से। और फिर किसका यूज करेंगे, कोमा का। यहाँ पे कोमा है, फिर किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करते हुए कोमा का निशान लगाने के बाद, यानी चिन्ह लगाने के बाद किसका प्रयोग करेंगे, फिर पब्लिशन ईयर को लिखेंगे, किसका, पब्लिशन ईयर, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन की पूरी कहानी थी। इस तरह से टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में पूरी सूचना हम अंकित करेंगे। इसके बाद देखिए अब चौथा सेक्शन होता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। फिजिकल एंड भौतिक विवरण तथा ग्रंथमाला अनुच्छेद। तो इसको लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो आपको समझने के लिए भौतिक विवरण है ये, और ग्रंथमाला सेक्शन है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसकी जगह मैं आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन समझा के बताता हूं। मैं आपको विद एग्जाम्पल समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप साथ साथ नोट करते जाना, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। पहले देखते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन, भौतिक विवरण। भौतिक विवरण में किस प्रकार की सूचना आती है, इसमें 3 तरह की सूचना आती है। 3 तरह की सूचना कैसे, 3 तत्व आते हैं सूचना के। सबसे पहले इसमें पेज संख्या लिखी जाती है, यानी उस ग्रंथ के पेज संख्या लिखी जाती है। और सबसे पहले मेन पृष्ठों को, यानी सबसे पहले प्रारंभिक पृष्ठ होते हैं ना पेज के प्रारंभिक, किसी ग्रंथ के प्रारंभिक पृष्ठ को किसे लिखा जाता है, स्मॉल, जैसे मान लेते हैं ये प्रारंभिक पृष्ठ हो गया, स्मॉल रोमन में लिखा जाएगा, स्मॉल रोमन में लिखा जाएगा। उसके बाद कोमा का प्रयोग करते हुए मेन पृष्ठों को लिखा जाएगा, जैसे मान ले 450 मेन पृष्ठ हो गया। फिर डॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ये तो हो गया पृष्ठ संख्या, पहली सूचना। दूसरी सूचना, अगर इस ग्रंथ के अंदर चित्र उपलब्ध है, 5 उपलब्ध है, 6 चित्र है पूरे बुक के अंदर, यानी जिसका हमने एंट्री बनानी है उस बुक के अंदर 5 चित्र उपलब्ध है, 6 चित्र उपलब्ध है, इलस्ट्रेटर कितने उपलब्ध है उसकी संख्या यहाँ पे नोट करेंगे। और उसको कैसे जोड़ेंगे, पृष्ठों को चित्रों से जोड़ने के लिए कॉलम चिन्ह का यूज करेंगे।
और उसके बाद चित्रों की संख्या, जैसे मान लेते हैं इसमें 6 चित्र उपलब्ध है मेरे पास, जो भी गलत है, मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, आप समझ जाना। 6 चित्र उपलब्ध है, उसके बाद हम लिख देंगे इलस्ट्रेटर, यानी शॉर्ट फॉर्म में ILL लिख देंगे। उसके बाद अगर बुक की साइज हमारे पास उपलब्ध है, यानी बुक की बनावट दी हुई, यानी साइज यानी आकार प्रकार हमारे पास उपलब्ध है, तो हम कैसे नोट करेंगे आकार प्रकार, यानी जैसे बुक की साइज दे रखी है अपन को 20.5 सेंटीमीटर, इसको हमने पूर्ण अंकों में यूज करना है। जैसे 20.5 सेंटीमीटर को हमें 21 सेंटीमीटर यूज करना है, यानी कभी भी पॉइंट के अंदर अपन को यहाँ पे नहीं लिखना है, यानी पूर्ण अंकों को यूज करना। अपूर्ण अंकों के यहाँ पे संख्या नहीं उतारनी। जैसे यहाँ पे साइज होती है 10 पॉइंट, इस बुक की साइज 10.5 होती है, 10.4 होती, 10.3 होती, तो भी अपन 11 सेंटीमीटर यूज करते हैं, है ना। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास मैं मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर साइज है बुक की, तो अपन कितनी यूज करेंगे, वो भी कॉलम के साथ योजक चिन्ह, यानी चित्र को साइज से जोड़ने के लिए कॉलम का यूज, और अंत में सेंटीमीटर लगा देंगे, यानी सेंटीमीटर में साइज है। तो ये हो गया फिजिकल डिस्क्रिप्शन, आप समझ गए होंगे। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में पहले प्रारंभिक प्रश्न लिखते हैं जो रोमन, आप एक एक पॉइंट नोट करते जाना। फिजिकल डिस्क्रिप्शन मैं ये बोल रहा हूं ना, सब आप अलग से एक एक पॉइंट लिख लेना नीचे, और सबके नोट के रूप में इनके सबके अलग से आपको बना के नोट्स के रूप में लिख लेना। जैसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन में कौन सी सूचना आती है, सबसे पहले प्रारंभिक प्रश्न को लिखा जाता है। प्रारंभिक प्रश्न को रोमन लेटर में, रोमन स्मॉल रोमन में लिखा जाता है। प्रारंभिक प्रश्न को स्मॉल रोमन में लिखा जाता है। उसके बाद कोमा लगा के मेन प्रश्न को लिखा जाता है, जो इंडो अरेबिक नंबर में लिखा जाता है, इंडो अरेबिक में लिखा जाता है। और फिर डॉट का प्रयोग करना है प्रश्न पी लिख के प्रश्न के साथ, और फिर कॉलन के साथ चित्र, अगर चित्र उपलब्ध है तो चित्र को लिखना है, कॉलन के साथ जोड़ना है, प्रश्नों से कॉलन के साथ चित्र को जोड़ना। अगर चित्र के बाद उसकी साइज उपलब्ध है बुक की, तो कॉलन के साथ साइज को जोड़ेंगे। ये 3 तरह की सूचना हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन में देते हैं। उसके बाद देखना अब सीरीज सेक्शन। अब फिजिकल डिस्क्रिप्शन से सीरीज सेक्शन को जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे, डॉट डैश का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, डॉट डैश का प्रयोग करेंगे। और फिजिकल डिस्क्रिप्शन में सूचना जैसे देखिए, ये सीरीज में कोई एग्जांपल ले रहा हूं, मेडिकल प्रोग्रेस सीरीज, ठीक है, मेडिकल प्रोग्रेस सीरीज सेमीकोमा नंबर 5, और ये हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सीरीज। और इस तरह से सीरीज हमें अंकित करनी है, इस तरह से देखिए आप। और अब सीधा क्वेश्चन आएगा, सीरीज सेक्शन की सूचना अंकित की जाती है फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद में, कहाँ अंकित की जाती है। और फिजिकल डिस्क्रिप्शन और सीरीज को जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं, डॉट डैश का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और ये आप नोट कर लीजिए नीचे, आप अलग से नोट कर लीजिए, फिजिकल डिस्क्रिप्शन और सीरीज सेक्शन लेकर ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए 5वां सेक्शन कौन सा आता है। 5वां सेक्शन कौन सा आएगा, 5वां सेक्शन आएगा नोट सेक्शन, यानी टिप्पणी अनुच्छेद। यानी टिप्पणी अनुच्छेद में बुक के बारे में अधिक सूचना प्रदान करनी हो तो टिप्पणी सेक्शन में हम नोट सेक्शन के रूप में लिखेंगे, कोई उपलब्ध हो तो लिखेंगे, डायरेक्ट नोट सेक्शन उतार देंगे। इसमें कोई ऐसा योजक चिन्ह का फंडा नहीं है, इसमें डायरेक्ट नोट सेक्शन जैसा दिया रहेगा वैसा उतार देंगे। फिर आता है छठा सेक्शन आता है। छठा सेक्शन क्या आता है, फिर छठा सेक्शन आता है ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर को लिखेंगे। अब मैं अलग से आपको ISBN पढ़ा दूंगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, निम्न में से किस कैटलॉगिंग कोड के अंदर ISBN प्रदान करने का प्रावधान है। तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल में ISBN प्रदान करने का प्रावधान है। और फिर 7वां सेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 7वां सेक्शन क्या आएगा, एक्सेशन नंबर, यानी ग्रंथ एक्सेशन नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक्सेशन नंबर लिखा, फ्रेग्रेंट संख्या। तो एक्सेशन नंबर कहाँ पे लिखा जाएगा, लेफ्ट मार्जिन के अंदर लिखा जाएगा। एक्सेशन नंबर आपको पूछ ले तो मैन एंट्री के अंदर लेफ्ट मार्जिन के अंदर। और 8वां सेक्शन कहाँ आएगा, ट्रेसिंग, यानी संकेत। तो आप नोट करना, ट्रेसिंग इस ACR 2 एंग्लो अमेरिकन के अनुसार ट्रेसिंग कहाँ अंकित की जा रही है, मैन एंट्री के अंदर फ्रंट पेज पे अंकित की जा रही है। लेकिन CCC के अनुसार मैन एंट्री के बैक साइड में ट्रेसिंग अंकित की जाती थी, लेकिन इसमें 8 सेक्शन फ्रंट पेज के अंदर मैन एंट्री के अंदर अंकित किए जा रहे हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रेसिंग के द्वारा मैन एंट्री के बाद बनने वाली एडेड एंट्रियों की सूचना
होती है। ट्रेसिंग में किसकी सूचना होती है, जितनी भी सहायक प्रविष्टियां बनेगी उसकी सूचना अंकित की जाती है कि एक मैन एंट्री के बाद कितनी सहायक प्रविष्टियां बनेगी, तो उसके संकेत के रूप में सूचना बनाई जाती है। और ट्रेसिंग में पहले बता चुका हूँ CCC के अनुसार ये सूचना किसके लिए होती है, कर्मचारियों के लिए होती है, पुस्तकालय पाठकों के लिए नहीं होती है। तो ये 8 सेक्शन थे, एक एक को मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया है और एक एक के बारे में मैंने डिटेल से आपको समझा दिया। तो कॉल नंबर सेक्शन पहला था, दूसरा हेडिंग सेक्शन था, तीसरा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन था, चौथा फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। और सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको बताऊं, पूछेगा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन आता है मैन एंट्री के अंदर। ACCR 2 के अनुसार सीधा क्वेश्चन आएगा, ACCR 2 के अनुसार मैन एंट्री में फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद एंड सीरीज सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन आता है, नोट सेक्शन। नोट सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन आता है, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर सेक्शन। और फिर कौन सा आता है, फिर आता है एक्सेस नंबर सेक्शन। कहाँ पे लिखा जाता है, लेफ्ट मार्जिन के अंदर लिखा जाता है ऊपर की तरफ। और फिर आता है लास्ट ट्रेसिंग आता है, संकेत सेक्शन आता है। जो ट्रेसिंग में एडेड एंट्रियों के लिए जो सब्जेक्ट हेडिंग प्राप्त की जाती है वो सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से वहां पे हेडिंग प्राप्त की जाती है। वो हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे, आगे एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको और समझा दूंगा कैसे सब्जेक्ट हेडिंग प्राप्त की जाती है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ये मैंने मैन एंट्री के बारे में जानकारी बता दी। ACCR 2 के अनुसार मैन एंट्री में कौन कौन सी सूचना अंकित की जाती है और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट कब आया था, 1967 के अंदर, रूल 2 1978 के अंदर, सबके बारे में बेसिक जानकारी बता दी। और मैन एंट्री आज हमने पढ़ ली, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल के अनुसार मैन एंट्री हमने पढ़ ली। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एडेड एंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल के अनुसार जितनी मैंने 4 एडेड एंट्रियां बताई, यानी 5 एडेड एंट्रियां बताई मैंने, 5 एडेड एंट्रियां बताई। पहली सब्जेक्ट एडेड एंट्री, दूसरी जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री, कोलिब्रेटर एडेड एंट्री, कोलिब्रेटर, फिर टाइटल, फिर सीरीज, फिर मैंने रेफरेंस एंट्री बताई। रेफरेंस 4 प्रकार की बताई, यानी सी रेफरेंस, सी आल्सो रेफरेंस, टाइटल नेम रेफरेंस और लास्ट एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस एंट्री थी। इन सब के बारे में कल हम डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक एंट्री के बारे में लेंगे और मैन एंट्री को और समझेंगे डिटेल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।